नमस्कार दोस्तों, मैं हरि सुंदर त्रिपाठी आपका द टावरिंग ट्रेडर्स चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और वो टॉपिक है बैंकिंग सेक्टर। जी हाँ दोस्तों, जब आप किसी भी बैंक के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं, अपने एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं बैंकिंग सेक्टर में, या तो ये वो यस बैंक हो गया या कोई अदर बैंक, SBI, फेडरल, यानी कि कोई भी बैंक अगर आप उसको खरीदना चाहते हैं, तो जो पर्टिकुलर बैंकिंग जो एक इंडस्ट्री है, अगर आपको इसके बारे में नहीं मालूम, तो हो सकता है कि आप गलत स्टॉक चुन लें और आपको फिर वो पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न्स दे और वो आपके लिए बहुत खराब हो। तो इस चीज से बचने के लिए हमको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए बैंकिंग सेक्टर के बारे में। तो हम इस वीडियो में पूरा बैंकिंग सेक्टर कवर करने वाले हैं, थोड़ा ब्रीफ में, थोड़ा डिटेल में कुछ चीजों को। तो ऐसे करते करते हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। बेशक पूरी वीडियो में आपको बने रहना है, ध्यान से मेरी बातों को समझना है और अपने जो डाउट्स है उनको भी कमेंट करना है, और कुछ अगर आपके सजेशंस है तो उनको भी कमेंट करना है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो। क्यों? क्योंकि मैं एक ट्रेडर और इन्वेस्टर हूं स्टॉक मार्केट में, और आपको इससे रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो लाइक बटन दबा दीजिए, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले एक जो प्राइमरी चीज है, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं। मान लीजिए, यहां मैं टॉपिक डाल देता हूं बैंकिंग सेक्टर। ओके, अभी ये हो गया बैंक। ओके, ये बैंक है। अभी मैं आपको एकदम एकदम बच्चों के लेवल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये बैंक है। बैंक का सबसे प्राइमरी काम क्या है, वो कैसे इनकम करता है? कोई भी बैंक है, अगर वो जी खा रहा है इस संसार में, तो वो उसका काम क्या है, वो क्या करता है ऐसा कि वो सस्टेन कर पा रहा है इस एनवायरनमेंट में? तो आप कहेंगे कि वो बैंक के पास नॉर्मल जितने भी लोग होते हैं वो अपना पैसा लेके जाते हैं और वो डिपॉजिट करते हैं पैसा, और वो उसी को ब्याज पे देता है, तरह तरह के लोन्स देता है जिससे उसको इनकम होती है। तो बिल्कुल आप सही हैं। बैंक क्या करता है? बैंक लेंड करता है, यानी पैसा उधार पे देता है, और बैंक के पास जो फंड होता है वो डिपॉजिटर का पैसा होता है, डिपॉजिटर्स मनी। ओके, डिपॉजिटर्स मनी, जो डिपॉजिट कर रहे हैं पैसा, आप जैसे हम जैसे नॉर्मल लोग जो बैंक में पैसा जमा करते हैं, वो डिपॉजिटर होते हैं, उनका बैंक में पैसा जमा होता है और वो उसी को उधार पे देकर अपना जो है मार्जिन बनाते हैं, या ये कहें प्रॉफिट करते हैं बैंक्स। ओके, सही है, बेसिक लेवल। अभी मान लीजिए जो बैंक है, बैंक क्या कर रहा है? बैंक के पास 100 रुपए हैं, 100 रुपीज है। ओके, बहुत बेसिक शुरू कर रहे हैं, 100 रुपीज है। ये 100 रुपये बैंक के पास जो आया है वो उसका नहीं है, वो डिपॉजिटर्स का है। अभी वो क्या कर रहा है? वो जो डिपॉजिटर, जो डिपॉजिट कर रहा है, उससे उसको कुछ रिटर्न्स देता है, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। बट कुछ परसेंट पे, कम परसेंट पे वो उनसे उनको पैसा कम परसेंट उनको इंटरेस्ट देता है और उनसे बड़ा अमाउंट रख लेता है, डिपॉजिट करवा लेता है, और उसी बड़े अमाउंट को वो लेंड करता है कुछ ज्यादा परसेंटेज में। मान लीजिए वो डिपॉजिटर्स जो होते हैं वो 6%, उनको 6% रिटर्न मिल रहा है जो डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, जो पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक के साथ, अपना पैसा रख रहे हैं बैंक के पास, उनको 6% रिटर्न मिल रहा है। अब बैंक को अपना प्रॉफिट करना है और प्लस साथ में जो ये 6% इंटरेस्ट उनको देना है, उसके लिए पैसा तो बनाना पड़ेगा, वरना वो कैसे डिपॉजिटर को अगर 6% रिटर्न देना है तो उसको 100 रुपए में 6% जोड़ के 106 रुपए वापस करने हैं। तो बैंक के पास तो 100 रुपए ही है, तो उसको 106 रुपए बनाने के लिए वो क्या करेगा? वो इसको पैसा, किसी ना किसी को पैसा देगा लोन्स के रूप में, और वो ज्यादा पैसे पे देगा। ठीक है, वो 8% पे या 10% पे, एग्जांपल के तौर पे वो लेंड करेगा किसी X% को, जिसको हम क्लाइंट बोल लेते हैं। ठीक है, उनके लिए वो क्लाइंट हो गया। ओके ओके, ये जो बीच में इनका डिफरेंस है ना, 8 - 6, 2%, ये हो गया आपका प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट मार्जिन,
ये बैंक का प्रॉफिट हुआ और मार्जिन हुआ। ये उन्होंने क्या कर लिया, प्रॉफिट कर लिया, यानी कि 6% जो इनको वापस आया वो तो डिपॉजिटर को दे देगा, और बचे हुए जो 2 रुपए है, यानी कि 600 का जो अगर 100 रुपए लेकर वो 8% ब्याज पे दे रहा है, तो उसके पास टोटल 108 रुपए हो जाएंगे, और उसको 108 रुपए में 6 रुपए जो है वो उसको डिपॉजिटर को देना है, तो -6 रुपीज कर दिए, तो टोटल अब बैंक के पास 102 रुपए आ गया। तो 100 रुपए तो टोटल डिपॉजिटर का ही था, 2 रुपए जो है ये बैंक का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यही 2% यानी कि 2 रुपए, ये हो गया बैंक का प्रॉफिट। अब सवाल ये उठता है कि बैंक का प्रॉफिट हो तो रहा है, पर क्या जरूरी है कि वो जिसको ब्याज पे पैसा दे रहा है वो हमेशा उसको पैसा वापस करेगा? नहीं, ये डिफॉल्ट भी कर सकते हैं। ये लोग कई बार क्लाइंट डिफॉल्ट करते हैं, पैसा आज अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे, हो सकता है कुछ महीनों बाद दे, कुछ साल बाद दे, या फिर दे ही ना, भाग जाए, फरार हो जाए, तो उसको बोलते हैं डिफॉल्ट। ठीक, इसको और अच्छे से समझेंगे आगे, बट फिलहाल इतना समझ लीजिए डिफॉल्ट हो जाता है। तो अब ये सिचुएशन में पैसा किसका गया? अगर वो उन्होंने 100 रुपए जो मिला इसने इसको ब्याज पे दे दिया और ये फरार हो गया, तो लेकिन बैंक को 100 रुपए तो वापस करने हैं डिपॉजिटर्स को, कहां से लाएगा? अब मैं बताता हूं। अब बैंक के पास पैसा होना चाहिए, वरना बैंक दिवालिया हो जाएगा। इसीलिए यहां पे आता है आरबीआई। आरबीआई कुछ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स लेके आता है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स लेके आता है, जिसके चलते ये जो डिपॉजिटर का पैसा होता है इसको हम सुरक्षित करते हैं, सेफ गार्ड करते हैं, यानी कि सुरक्षित रखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार में पूरा पैसा साफ हो जाए और फिर डिपॉजिटर जो है पैसे के लिए भागे। कई बार आपने न्यूज सुना होगा, जैसे यस बैंक का भी आया था, और कई ऐसे बैंक, फॉरेन बैंक्स भी हैं, जब इनमें कुछ प्रॉब्लम सुनाई दी तो लोग भाग भाग के इनके बैंक के बाहर खड़े हो गए अपना पैसा निकालने के लिए। पर जब बैंक के पास पैसा होगा ही नहीं तो वो कैसे देगा? तो इसीलिए बैंक दिवालिया घोषित ना हो जाए, आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ अनाउंसमेंट्स होती हैं, कुछ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं, जिसको फॉलो करना ही पड़ता है बैंक्स को, ताकि वो अपने बिजनेस को रन कर सकें नॉर्मलाइज तरीके से। ओके, सो अब हम इस चीज को थोड़ा समझेंगे, बट इससे पहले आप ये जान लीजिए कि बैंक के पास सिर्फ यही एक चीज नहीं होती, यही एक इनकम नहीं होती है, बट इसका प्राइमरी यही इनकम है। बैंक का प्राइमरी इनकम यही है। इसके अलावा और भी वो बहुत कुछ करते हैं इनकम करने के लिए, ताकि अपने प्रॉफिट्स को भी बढ़ा सके, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सके, और अपने जो इन्वेस्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं बैंक्स के, उनको प्रॉफिट दिला सके। सो मान लेते हैं ये वही 100 रुपए हैं जो बैंक के पास डिपॉजिटर्स का पैसा रखा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए ये बैंक के पास पैसा है, या फिर ये कहें ये वो पैसा है जिसको वो लेंड करेगा, यानी ब्याज पे देगा बैंक, और अर्निंग करना चाहता है। तो आरबीआई ये कहता है कि भैया ये जो पैसा है ये तुम पूरा तो खो नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा पैसा तो है नहीं। तो अगर तुम इसको ब्याज पे देना चाहते हो तो इसके लिए तुमको कुछ हिस्सा अपना भी देना पड़ेगा। कैसे? तो ये मान लेते हैं ये जो 100 रुपए है ये टोटल फंड है जो कि बैंक अब लेंड करेगा, ब्याज पे देगा प्रॉफिट करने के लिए। तो वो जब वो उसको लेंड करना चाहता है तो ये जो 100 रुपीज है ना, ये 3 चीजों से मिलके बनना होना चाहिए। जो वो लेंड कर रहा है वो 3 चीजें इसमें होनी चाहिए। जैसे इसको टुकड़ों में बांट लेते हैं, 10 10 80। ठीक है, यानी कि जो 100 है ये आपका इस तरीके से इसमें टुकड़े होने चाहिए। 10 रुपए का एक टुकड़ा होना चाहिए, 10 रुपए का एक टुकड़ा अलग होना चाहिए, 80 रुपए का टुकड़ा एक अलग होना चाहिए। ये मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, ये जो परसेंटेज है, रेशियो है, वो चेंज हो सकता है, लेकिन ये है इस तरीके से 3 हिस्से होते हैं, तब जाके वो एक फंड होता है, और तब जाके वो उसको लेंड कर सकते हैं। वो डायरेक्टली पूरा का पूरा 100% जो पैसा होता है डिपॉजिटर्स का वो एक साथ नहीं दे सकते ब्याज पे, वो लेंड नहीं कर सकते। वो जो लेंड करते हैं पैसा वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। क्या क्या? ये जो है आपको दिख रहा है, ये जो 80% बड़ा परसेंट दिख रहा है, ये होता है आपका डिपॉजिटर्स मनी। ओके, ये जिन्होंने पैसा जमा किया है बैंक के साथ अपना, ये उनका पैसा है। 10% तकरीबन जो ये हिस्सा है, इस 100 के हिसाब से जो 10% बन रहा है यहाँ पे, वो है आपका इक्विटी
बैंक की जो इक्विटी है ये वो है, प्लस ये जो 10% है वो है रिस्की एसेट्स। ओके, तो अगर बैंक 100 रुपए लेंड करना चाहता है तो उसको उसमें से 10 रुपए इक्विटी को के होने चाहिए, उसके बैंक की खुद की इक्विटी होनी चाहिए, 10 रुपए वो जो रिस्की एसेट्स होंगे बैंक के पास वो होने चाहिए, और 80 रुपए तकरीबन वो लगा सकता है डिपॉजिटर्स का पैसा। तो वो सीधा सीधा 100 रुपीज डायरेक्ट ब्याज पे नहीं दे सकता, वो जितना भी देगा उसमें इन तीनों का हिस्सेदारी होगी, इक्विटी होगा, रिस्की एसेट्स होंगे और डिपॉजिटर्स का पैसा होगा। अब ये जो रिस्की एसेट्स हैं इसमें जो बैंक्स इशू करते हैं बॉन्ड्स, ठीक है, Tier 1 बॉन्ड्स, Tier 2 बॉन्ड्स, परपेचुअल बॉन्ड्स, ओके, Tier 1 बॉन्ड्स, इसी तरीके से Tier 2 बैंक्स क्या करती है, कुछ बॉन्ड्स इशू करती है जिससे जो इन्वेस्टर होते हैं बॉन्ड्स के उनको ये मालूम होता है कि वो जो पैसा बैंक को दे रहे हैं बॉन्ड के बदले में वो रिस्की चीज है और वो लेंडिंग पे लगेगा और वहां पे नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा ज्यादा रिटर्न्स के लिए लोग बॉन्ड्स खरीदते हैं और वही बॉन्ड्स का जो पैसा होता है वो बैंक के लिए रिस्की एसेट्स होते हैं और वो उसी का हिस्सा लगाते हैं लेंड करने में पैसा। तो इसी में वो परपेचुअल बॉन्ड्स, Tier 1 तरह तरह के बॉन्ड्स जो है इशू करके पैसा जुगाड़ती है। और बाकी जो ये इक्विटी है इसमें कंपनी की खुद की इक्विटी, बैंक की इक्विटी रहती है, ठीक है, बैंक्स इक्विटी, और डिपॉजिटर का पैसा तो रहता ही है। तो सवाल ये उठता है कि अब अगर मान लेते हैं कि 100 रुपए बैंक ने लेंड किया, ओके, और 6 रुपए मान लेते हैं बैंक का वापस नहीं आया और वो डिफॉल्ट हो गया, तो ये 6 रुपए किसका नुकसान है? तो ये नुकसान इन दोनों में से काटा जाता है। ये जो इक्विटी है ना, बैंक की इक्विटी प्लस रिस्की एसेट्स, तो ये जो 6 रुपए डिफॉल्ट हुआ, जो उन्होंने जिसको लोन पे पैसा दिया वो नहीं है दिया वापस, तो इसमें जो डिपॉजिटर का पैसा होता है वो सेफ रहता है और उनका पैसा जो नुकसान हुआ वो बैंक की गलती है कि बैंक ने किसको पैसा दे दिया, तो इसीलिए वो इक्विटी, बैंक की इक्विटी और रिस्की एसेट्स होते हैं जो बैंक के, ये उस पर इंपैक्ट आता है, ये जो भी यहां पे डिफॉल्ट होता है। तो हर बैंक के पास एक प्रॉपर परसेंटेज में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कार जिसको बोलते हैं, वो उसको मेंटेन करती है। उसके पास जो है आपको देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंट्स में कंपनी के CAR, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे 12%। तो यही है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जिसको हम रिस्की एसेट्स बोलते हैं, और रिस्की एसेट्स के रूप में जो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बैंक के पास होती है जिसको वो इस्तेमाल करके अपने जो फंड्स हैं उसको लेंड करके इनकम करती है। तो पहला जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस था आपने समझ लिया। अब बात करते हैं दूसरा। तो आपने SLR और CRR का नाम तो सुना ही होगा। SLR मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो। ओके, मेरी राइटिंग्स पे ध्यान मत दीजिएगा, मेन टॉपिक पे ध्यान दीजिए। ओके, सो SLR मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो। इन दोनों का इस्तेमाल करके भी रिस्क मैनेजमेंट करती है RBI। तो मान लेते हैं कि ये वही 100 रुपीज है, ठीक है, जो बैंक लेंड करना चाहती है। अब इसी को बोलते हैं NDTL, मतलब नेट डिमांड टाइम लिमिट। सिंपल भाषा में वो पैसा जो बैंक के साथ डिपॉजिट है। तो RBI ये कहती है कि अगर आप 100 रुपए लेंड करना चाहते हैं, आपके पास डिपॉजिट 100 रुपए डिपॉजिट है, तो आप क्या करेंगे, 100 रुपए जो डिपॉजिट है उसमें से माइनस कर दीजिए 20%। क्यों माइनस कर दीजिए बताता हूं। ये जो 20% है एक नंबर है, एक
एक फिगर है जो एक परसेंटेज है जो कहीं कहीं चेंज होता है, और इस ये मतलब अनाउंसमेंट्स में आरबीआई की जो अनाउंसमेंट्स होती हैं उसमें आपको सुनने को मिलता है। तो ये होता है 20%। आरबीआई कहती है कि ये आप किसी को ब्याज पे नहीं दे सकते। 20% अमाउंट आपको क्या करना है, मैं बताता हूं क्या करना है। आरबीआई कहती है, मैं बताता हूं तुमको क्या करना है। आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, जी बॉन्ड्स, ठीक। आप ट्रेजरी बिल्स खरीद लीजिए, ओके, ट्रेजरी बिल्स है ना, ओके। आप एचडीएल्स खरीद लीजिए। इस तरीके से आप उस 20% अमाउंट का जो आपके पास डिपॉजिट है उसको आप 20% जो है वो कम से कम जो है वो आप लेंड नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डाल सकते हो, ट्रेजरी बिल्स में डाल सकते हो, एचडीएल में डाल सकते हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, जिसमें आप थोड़ी सी इनकम कर सकते हो लेकिन गवर्नमेंट के साथ, और वो आप उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको मिलता है। मतलब जितना लैंड पे मिलता है उतना नहीं मिलेगा, बट हाँ इतना तो मिलता है कि बैंक सस्टेन कर सके। तो ये अमाउंट वो उसको बैंक्स को गवर्नमेंट के साथ में इसके रूप में वो रख सकते हैं। इससे अब बचा कितना, 80%। तो अब बचा 80%। 80% अमाउंट जो है उसमें से भी फिर आता है कुछ, फॉर एग्जांपल 4%, इसको बोलते हैं सीआरआर। इसी को जो 20% बताया ना, इसी को एसएलआर बोलते हैं, ठीक है। ये जो हमने लिखा था ना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये वही है जो बैंक्स को मेंटेन करके चलना पड़ता, मतलब खरीदना पड़ता है गवर्नमेंट बॉन्ड, ट्रेजरी बिल या एचडीएल, ताकि वो पैसा सेफ रहे। बैंक जो है एकदम से कोई झटका आता है, कोई डैमेज आता है तो वो झेल सके। देन 4% वो है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, जिसमें जो पैसा है वो बैंक के जो आरबीआई है उसके साथ डिपॉजिट रहेगा और वो सेफ रहेगा, यानी कि बिल्कुल सेफ। ये पैसा बैंक बिल्कुल खो ही नहीं सकती। तो टोटल 24% बन जाता है तकरीबन। यहां पे हम इसको माइनस कर देते हैं, टोटल 24% है ना। बचा कितना, 100 में से 24 गया, 6, और यहां पे 76%। अब डिपॉजिट जितने भी हैं, टोटल अमाउंट बचता है 76%, जो कि बैंक आराम से लेंड कर सकती है। आरबीआई का कहना है भैया देखो, तुमको पूरा का पूरा तो हम सीधे लेंड करने देंगे नहीं, वरना तो पता चला तुम किसी को पैसा दे दिए और वो डिफॉल्ट हो गया तो अब सब भोग रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। 20% जो है यहां देना पड़ता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर इन सब चीजों में एसएलआर के रूप में, और वहीं 4% सीआरआर बचता है जितना अमाउंट, उसको वो लेंड करके इनकम कर सकती है, प्रॉफिट कर सकती है, डिपॉजिट अपने क्लाइंट्स के लिए, मतलब जो भी उसको करना है वो कर सकती है। तो अब यहां पे एक सीन आपको पता चल रहा होगा कि अगर बैंक 100 रुपए डिपॉजिट रखती है, बैंक 100 रुपए डिपॉजिट रखती है और वो 6% पे डिपॉजिट ले रही है, ठीक है, 6% पे डिपॉजिट ले रही है, और वो लेंड नहीं कर सकती पूरा का पूरा, यानी इसमें से सिर्फ 76, अगर हमने देखा 76 रुपए ही लेंड करने के लिए भी ये लोग अलाउड हैं, और अगर वो 8% पे भी जो है लेंड करते हैं, और मतलब कितना भी वो करते हैं फिर उनका अलग चीज है, लेकिन उनको अब यहां पे हमको देखने से पता चल रहा है कि अब उनके पास अमाउंट कम हो गया, ओके, अमाउंट कम हो गया, पर हम उनको ये जो 6% है ये तो देना ही पड़ेगा ना। 100 रुपए का 6%, 106 रुपए टोटल डिपॉजिटर्स का पैसा, 6 रुपए जो है वो इंटरेस्ट बनता है डिपॉजिटर्स का, वो तो करना ही पड़ेगा। प्लस वो जो प्रॉफिट करना चाहते हैं बैंक्स, वो भी करने के लिए उनको ज्यादा परसेंट रिटर्न निकालने होते हैं। बैंक्स के पास ये एक बहुत जरूरी चीज होती है कि उनके पास अब अमाउंट कम हो गया और पैसा उनको ज्यादा बनाना है, रिटर्न्स ज्यादा चाहिए। तो बैंक्स में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, किसी बैंक्स के शेयर खरीदना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर में आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो बैंक्स के जो टर्म्स होते हैं वो तो आपको मालूम होना चाहिए, प्लस
उनके क्या बढ़ने से घटने से बैंक को क्या असर पड़ता है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए ताकि आप अच्छे से इन्वेस्ट कर सकें बैंकिंग सेक्टर में। इसीलिए मैं इन टॉपिक्स को बहुत इजीली एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि जब आप उनके स्टेटमेंट्स और उनके पेपर डॉक्यूमेंट्स को जब आप गो थ्रू करते हैं तब आप एक डिसीजन ले सकें अच्छा सा। ओके, तो मैं जो बोल रहा था, अभी हमने दो चीजें देख ली, दो रिस्क मैनेजमेंट चीजें देख ली। इससे हमको क्या पता चला कि बैंक के पास अब पैसा कम हो गया है ना, जो वो लेंड कर सकते हैं और इनकम कर सकते हैं, और उनको अब रिटर्न्स ज्यादा बनाने पड़ते हैं। तो अब बैंक के लिए क्या बेनिफिट जो उनको कर सकता है, ऐसी कौन सी चीजें हैं और क्या होता है, इसको समझते हैं। मान लेते हैं ये वही 100 रुपीज है, ठीक है, जो बैंक लेंड कर सकती है, उसके डिपॉजिटर्स का पैसा है। ओके, अब ये 6% पे लेती है, 8% पे लेंड करती है, बचा हुआ जो है क्लाइंट को, और बचा हुआ जो 2% है वो इनका मार्जिन या प्रॉफिट होता है, करेक्ट। तो आपको डॉक्यूमेंट्स में ये जो प्रॉफिट है ना, ये किस नाम से दिखता है, तो इसको बोलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम, NII। क्या बोलते हैं? नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट इनकम। तो जो लेंड करके पैसा कमा रही है बैंक, उसको हम NII, नेट इंटरेस्ट इनकम बोलते हैं। तो जब आप डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं तो आपको कोई नंबर जैसा दिखता है, जैसे मान लेते हैं 500 करोड़ या फिर 100 करोड़, है ना। तो इस तरीके से वो आपको एक नंबर दिखता है वहां पे, 100 करोड़ मान लेते हैं डॉक्यूमेंट्स में, तो वही है उसका नेट इंटरेस्ट इनकम, माने बैंक ने 100 करोड़ इंटरेस्ट में कमाया। और वहीं एक और टर्म है NIM, मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो ये कैसे कैलकुलेट होती है? तो ये जो NII है यानी कि 100 करोड़, NII नेट इंटरेस्ट इनकम डिवाइडेड बाय लोन्स। जो लोन्स दिया बैंक ने, उसमें से जो कमाई हुई, नेट इंटरेस्ट इनकम हुई, उसी को बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो अगर 1000 करोड़ का लोन दिया, 100 करोड़ कमाया इंटरेस्ट में, तो 10% जो है तकरीबन वो बन गया आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन, है ना। 10% इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो अब आपने ये समझ लिया कि प्रॉफिट्स को क्या बोलते हैं, और जब आप देखते हैं कि बैंक का NII बढ़ा हुआ है तो ये पॉजिटिव चीज है, यानी कि वो इनकम ज्यादा कर रही है, अपने जितने लोन्स दे रही है उसमें इनकम उनको ज्यादा हो रही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा। ओके, तो बैंक्स के लिए ये एक दो इंपॉर्टेंट टर्म आपने समझ लिए। अब मैं आपको एक और चीज समझाना चाहता हूं, वो है ओके, ये जो है बैंक 6% में डिपॉजिटर्स का पैसा लेती है, और 8% मान लीजिए उसने लेंड किया और 2% प्रॉफिट कमाया। यहां पे अब बैंक अगर ज्यादा प्रॉफिट करना चाहती है तो वो कैसे करेगी, सवाल उठता है ये। तो इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा यहीं पे। कैसे? बैंक के पास मान लीजिए 100 रुपीज डिपॉजिट आया है, तो वो कहां से आता है? पहले आप ये सोचें कि वो पैसा बैंक के पास वो पैसा आता कैसे है। आप नॉर्मल, आप खुद अगर बैंक जाते हैं तो आपने बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट बनाया होगा, सेविंग्स अकाउंट होगा आपका, ठीक है। फिर करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट। देन आप फिक्स्ड डिपॉजिट कराते हैं, FD कराते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ठीक है। फिर आप RD कराते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट्स कराते हैं, ठीक है। तो आपने सेविंग्स अकाउंट पैसा रखा अपना, करंट अकाउंट में है, फिक्स्ड डिपॉजिट में है, रिकरिंग डिपॉजिट में है। तो इस तरीके से कुछ रास्ते होते हैं जिनसे बैंक पैसा खींचती है अपनी ओर, ओके, और उसी को मिला के ये जो एक फंड बन जाता है, और उसी को वो लेंड करके पैसा कमाती है, इंटरेस्ट इनकम बनाती है, नेट इंटरेस्ट इनकम NII कमाती है। तो बैंक को ये जो 6% है ये देना ही पड़ेगा इनको। सेविंग्स अकाउंट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत, जो भी मान लीजिए 3.5%, ओके मान लेते हैं, और इसी तरीके से FD करा रहे हैं तो मान लेते हैं 8%, ठीक है। तो इस तरीके से बैंक को पैसा देना है, आपको वापस देना है ना।
तो अभी मुझे बताइए कि सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो इंटरेस्ट पे पैसा उठाती है बैंक, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी। बैंक के लिए ये एक लाइबिलिटी है, वो आपको देना है, आपको चुकाना है, बैंक आपको चुकाएगी, उसके लिए एक लाइबिलिटी है, इसीलिए इस जो परसेंटेज है उसको वो बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी। तो यहीं पे हम एक चीज क्लियर कर लेते हैं छोटी सी, कि जब कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी बैंक की कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी बढ़ेगी तो बैंक के लिए बेनिफिशियल है, या घटेगी तो बैंक के लिए बेनिफिशियल है। अपना दिमाग दौड़ाइए। देखिए हमारा जो पर्सपेक्टिव है ना इस अभी करंट मोमेंट में, वो ये है बैंक की तरह सोचना। यानी बैंक, अगर हम बैंक के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, इसका मतलब हम बैंक के शेयर होल्डर बनना चाहते हैं, और अगर हम बैंक के शेयर होल्डर बनना चाहते हैं मतलब वो हमारा बिजनेस है, और अगर बिजनेस हमारा है तो हम उसी की तरह सोचेंगे कि क्या हमारा बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है, उसके पास क्षमता है, उसके स्टैट्स मजबूत हैं, फंडामेंटल्स मजबूत हैं। तो ये सब देखना आपका काम होगा जब आप सेक्टर एनालिसिस करते हैं बैंकिंग सेक्टर की ओर खासकर। तो वहां पे आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, ये जो कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी ज्यादा हो या कम हो। यानी कि आप 100 रुपए ले रहे हैं और जिससे ले रहे हैं उसको आपको 6% देना पड़ रहा है, तो और वहीं अगर मैं इसको बोलूं कि आपको 7% देना पड़ रहा है, तो यहां पे आप समझ जाएंगे कि 7% देना पड़ रहा है, यानी कि 1% और ज्यादा देना पड़ रहा है। तो मुझे वहां कमाई जहां करनी है, इनकम करनी है, वो भी 1% ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाके मैं उसको ज्यादा से ज्यादा दे पाऊंगा, है ना। वहीं जब कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी अगर मान लेते हैं 7% की जगह 5% आ जाती है, 6% की जगह 5% आ जाती है, तो ये अच्छी बात है ना बैंक के लिए। बैंक के लिए प्रॉफिटेबल चीज है ये। अगर कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी कम हो जाती है तो बैंक के लिए गुड है, क्योंकि उनको कम पैसा वापस करना है डिपॉजिटर्स का, और वो ज्यादा इनकम कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि बैंक जो बोरो करती है फंड, यानी कि बैंक के पास जो पैसा वो खींच रही है पूरे मार्केट से, पूरे एनवायरमेंट से खींच रही है, तो उसके लिए ये जो होता है ना सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट, है ना, इसको बोलते हैं CASA, यानी कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कासा, कासा बोलते हैं, कासा, CASA, कासा, यानी कि करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट, ये सुना होगा आपने। इसी को बोला जाता है कासा को, कि अगर बैंक का कासा कैसा है, ज्यादा है कम है, और ज्यादा है तो बैंक को क्या फर्क होगा, और अगर कम है तो क्या फर्क होगा। अब मैं समझाता हूं। तो बैंक अगर FD से पैसा खींच रही है तो उसको 7-8% चुकाना पड़ता है अपने इन्वेस्टर्स को, जो FD में पैसा डाल रहे हैं, तो ज्यादा पैसा उनको देना पड़ रहा है। लेकिन जो पैसा अपना सेविंग्स अकाउंट में रख रहे हैं, जो क्लाइंट, जो भी नॉर्मल आदमी पैसा अपना सेविंग्स अकाउंट में रख रहा है, उसको ज्यादा से ज्यादा 3.5 या समथिंग कुछ कम रिटर्न्स देना पड़ता है। इसीलिए बैंक चाहती है कि आप सबसे ज्यादा पैसा कासा में रखें, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट्स में आपका पैसा हो, क्योंकि यहां पे उनको पैसा कम देना पड़ता है वापस, और वो प्रॉफिट ज्यादा कर सकती है क्योंकि उनके पास पैसा है। इसलिए जब कासा परसेंटेज अगर किसी बैंक का ज्यादा हो तो वो बहुत अच्छी बात है बैंक के लिए, क्योंकि ज्यादा कासा मतलब ज्यादा डिपॉजिट्स, ऐसे ज्यादा डिपॉजिट्स जिसमें उनको कम पैसा वापस चुकाना है इनको। वहीं जो FD वगैरह हो गए, अगर उनको ज्यादा रिटर्न देना पड़ रहा है तो उनके पास पैसा, लेकिन उनको ज्यादा रिटर्न देने पड़ रहे हैं, मतलब कुछ रिटर्न ज्यादा देना पड़ रहा है डिपॉजिटर्स को। तो ये बहुत मस्त कॉन्सेप्ट था, आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूं। तो अगर मैं बोलूं कि एक बैंक है, उसका कासा 52% है, और अब उसका कासा हो गया है बढ़कर 60%, तो ये बैंक के लिए अच्छी बात है या खराब बात है? ऑफ कोर्स अच्छी बात है ना। 52% पहले था, ठीक है, मतलब उसके पास जो 100 रुपए हैं या भी जो भी एक अमाउंट है, वो पूरा का पूरा जो है कासा, यानी कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट डिपॉजिट था, 52% आ रहा था, लेकिन अब वो 60% है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, कि उनके पास ये जो बढ़ोतरी हुई है 52 और 60 में 8%, ये 8% अमाउंट जो उनके पास टोटल है, जो वो ब्याज पे देकर पैसा कमा सकते हैं, वो उनका कासा से आया है, यानी कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट से आया है। और जो चीज करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट से पैसा आ रहा है वो उनके लिए बहुत सस्ता है, 3.5% उनको वापस करना है।
और वो चाहे तो 7%, 8%, 12% पे लोन पे देकर इनकम कर सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जो कासा है वो चीपेस्ट है, यानी कि सबसे सस्ता जरिया है बैंक के लिए पैसा खींचने के लिए बाजार से। तो वो लोग ज्यादा इसी में फोकस करते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट बैंक खुलवाने में। जैसे ही आप आएंगे बैंक के अंदर, बोलेंगे आपको अकाउंट खुलवाना है, तो बैंक चाहती है कि आप अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखें और इसमें रखें। वो चाहती है ताकि वो इस पैसे को इस्तेमाल करके और ज्यादा इनकम कर सके। तो आप ये समझ गए कि बैंक के लिए कहाँ से सोर्स ऑफ फंड्स आए और उनके लिए बेनिफिशियल हो। तो बैंकिंग सेक्टर में अगर उनका कासा जो है वो ज्यादा बढ़ता है तो बेनिफिट है बैंक के लिए, और बैंक के लिए बेनिफिट है तो हम उसके शेयर्स खरीदने में इच्छुक हो सकते हैं। वहीं ये जो बैंक है, 100 रुपए है, 6% चुकाने हैं, लेंड करता है 8% पे मान लीजिए, फिर वो इंटरेस्ट इनकम करता है, क्लाइंट है, नेट इंटरेस्ट इनकम कमाती है बैंक, ठीक है। तो इसमें वो ये करने के लिए और ज्यादा पैसा बनाने के लिए बैंक क्या करती है, एडवांस देती है, यानी एडवांस बोले तो लोन्स देती है। तो इसमें अगर उनको ग्रोथ देना पड़ता है, मान लेते 20%, तो एडवांस यानी कि लोन्स भी उनको ज्यादा देने पड़ते हैं ताकि वो इनकम ज्यादा कर सके। और जो जिस परसेंट पे वो लोन देते हैं वो भी उनको जितना वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हो, लोग ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट उनको पे करें, तब जाके वो बेनिफिट ज्यादा होंगे। ओके, तो इसी चक्कर में वो लोग जो है दो तरीकों से लोन देते हैं, एक होता है रिटेल, एक होता है होलसेल। ओके, तो रिटेल सेक्टर में उनको देना पड़ता है कुछ अलग अलग रूप में, और होलसेल सेक्टर में बड़े अमाउंट में उनको कुछ देना पड़ता है अलग अलग चीजों में। तो इस तरीके से बैंक अपना पैसा जो है लोन देती है, एडवांस देती है, और उसमें ग्रोथ जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा वो जो है लोन दे पा रही है, वो उसके लिए बेनिफिट है। तो ज्यादा से ज्यादा वो लोग लोन देके इनकम करना चाहते हैं। लेकिन इस दौरान एक चीज ऐसी होती है जिससे बैंक डरता है, हर बैंक डरता है, और उसके लिए सबसे बड़ा मतलब सर दर्द होता है, और वो होता है एनपीए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। ये ऐसे असेट्स होते हैं जो पैसा इनका वापस नहीं आता। ये एनपीए कब घोषित होते हैं, कब बैंक के लिए वो एनपीए होते हैं, इन सबका एक टाइम ड्यूरेशन होता है तरह तरह का। तो मान लेते हैं 90 दिन, 90 डेज वाला लेते हैं। तो मान लेते हैं 90 दिन हो गए और पैसा वो उनका वापस नहीं आ रहा है, तो इसको वो लोग बोलते हैं ग्रॉस एनपीए, ठीक है। और इसी को वो लोग स्लिपेज भी बोलते हैं, स्लिपेज। ओके, तो एग्जांपल के रूप में 5%, ठीक है, कुछ 5% जैसा ऐसा अमाउंट है जो पैसा वापस नहीं आया और 90 दिन हो गए पैसा वापस नहीं आया, तो बैंक अब घबराना शुरू कर देता है कि भाई प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ऐसा होगा। तो प्रॉब्लम तो होगी भाई, डिपॉजिटर्स का पैसा है, बड़ा अमाउंट पैसा उन्होंने दिया हुआ है, और वापस अगर नहीं आया तो उनको पास जो इंटरेस्ट इनकम वो तो छोड़िए, उनका अमाउंट ही नहीं आ रहा वापस, तो क्या हाल होगा बैंक का, समझ सकते हैं आप। ओके, तो इसीलिए आरबीआई की जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस होती है वो होती है। तो आरबीआई ये कहता है कि अगर आपका इतना ग्रॉस एनपीए जैसा हुआ तो उनको कुछ टुकड़ा एज प्रोविजन रखना पड़ता है। मान लेते हैं कि 5% है तो 0.5 जो है समथिंग, ये पैसा निकाल के अलग रख दो। अगर तुम्हारा 5% पैसा भी वापस नहीं आ रहा है ना, तो तुम तुरंत 0.5 जो है रुपीज वो साइड रख दो, अलग रख दो, जिसको तुम लेंड नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं प्रोविजन। ये प्रोविजन आरबीआई की रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर आता है, प्रोविजंस, जिसके अंदर वो लोग जितना परसेंट हुआ तो उस हिसाब से वो लोग पैसा अलग रखना पड़ता है, जिसको वो लोग अब लेंड नहीं कर सकते। तो मान लेते हैं अगर ये 5% की जगह 10% है, तो अब उनको 1 रुपया, यहाँ पे 0.5 था तो अब 1 रुपया वो लोग लेंड नहीं कर सकते। इस तरीके से जितना ज्यादा इनका ग्रॉस एनपीए बढ़ेगा उतना ज्यादा उन लोगों को पैसा साइड में रखना पड़ता है जो वो लोग लेंड नहीं कर सकते। और जो अमाउंट है इसी को बोलते हैं, जो अलग साइड में रखा जाता है इसी को बोलते हैं प्रोविजन, ठीक है। मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, यही है, ठीक है, प्रोविजन। प्रोविजन के रूप में वो पैसा रखना पड़ता है बैंक के लिए ताकि वो सेफ गार्ड रहे। इससे जुड़ा एक रेशियो टर्म है जिसको बोलते हैं प्रोविजन कवरेज रेशियो, पीसीआर।
पीसीआर। जब आप बैंक के डॉक्यूमेंट्स देखते हैं वहां पे आपको दिखाई देता है पीसीआर परसेंटेज। तो पीसीआर परसेंटेज बेसिकली क्या है? ये है प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। तो जब आप बैंक के डॉक्यूमेंट्स देखते हैं वहां पे आपको दिखाई देता है कि पीसीआर परसेंटेज है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये कितना जो है परसेंट ग्रॉस एनपीए जैसे हो रहे हैं और उनको कितना अमाउंट उन लोगों ने प्रोविजन में रख दिया। ओके, अब मान लीजिए जैसे कि मैंने बताया कि अगर 10% है तो 1 रुपये मान लीजिए उनको साइड में रखना पड़ता है। ओके, तो अगर ये 1 रुपये साइड में रखना पड़ रहा है तो ये बन गया 10%। तो ये जो 10% है वो आपका हो गया प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। जितना ज्यादा प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो होगा वो बैंक के लिए घातक है, खराब है। क्यों? क्योंकि वो पैसा वो लोग लेंड नहीं कर सकते, और जब लेंड नहीं कर सकते इनकम नहीं होगी। और पहली बात, जो इनकम जो उन्होंने पैसा दिया हुआ है ग्रॉस एनपीए, उसी के कारण ये लोग पैसा नहीं दे पा रहे हैं और उसको उनको प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो जो है पैसा रखना पड़ रहा है प्रोविजन के रूप में। तो अभी ये जो समझे आपने, ये ग्रॉस एनपीए था। ओके, ग्रॉस एनपीए समझ गए होंगे आप, फिर प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो पीसीआर भी समझ गए। ओके, अभी तो एक अमाउंट है, ठीक है, वो अमाउंट लोन पे दिया गया। इसके बाद उसमें से जो है मान लेते कुछ परसेंट जो ग्रॉस एनपीए था उसको उसके लिए प्रोविजन रखे गए थे, तो उसके लिए जो पैसा अलग साइड में रख दिया गया वो अलग है। अभी मान लेते हैं 100 रुपए था और 100 रुपए में जो है 5 रुपए डिफॉल्ट हो रहा है ना, ग्रॉस एनपीए है, और हर 5 रुपए के लिए जो है 0.5 रुपीज अलग रखना पड़ रहा था प्रोविजन के रूप में। तो अब 5 में से 0.5 घटा के जो जो 4.5 आ रहा है ना यहाँ वैल्यू, ठीक है, माइनस हटाए तभी यहाँ पे, लेकिन जो 4.5 है इसको माइनस कर देंगे 5 से, तो 4.5 है, ये होता है एनपीए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। ग्रॉस एनपीए तो ये हो गया जो 90 दिन हो गए पैसा नहीं आया, वो ग्रॉस एनपीए में आ गया। अब जो ग्रॉस एनपीए में आ गया उसके लिए बैंक को पैसा अलग रखना पड़ता है प्रोविजन के रूप में। वही पैसा जो प्रोविजन के रूप में अलग रखना पड़ रहा है वो माइनस करते हैं इससे, जितना पैसा जो है वो नहीं आ रहा, और जो बचा हुआ पैसा हुआ है वही होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। और यही जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं इनके लिए प्रोविजनिंग नहीं होती, जिसके कारण ये पैसा लॉस्ट होता है। तो अभी हमने तकरीबन बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर ली हैं। ओके, बैंकिंग के हिसाब से जो बैंक का रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज होती हैं आरबीआई की, और साथ में कुछ टर्म्स भी हमने डिस्कस किए जो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। कभी भी आप अगर बैंकिंग सेक्टर को खगालना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये टर्म्स यूजफुल होंगी। एक बार हम थोड़ा सा रिकैप जैसा कुछ करते हैं जिसमें आपको समझ में आ जाएगा क्या चीजें बढ़ने घटने से बैंक एज अ बिजनेस उसको इम्पैक्ट आता है। तो सबसे पहले हमने जो सीखा था वो है कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी, ठीक है। दूसरी चीज जो हमने सीखी थी वो है कासा, और हमने सीखा NII नेट इंटरेस्ट इनकम सीखा। ओके, देन आपका ग्रॉस एनपीए, देन एनपीए, नेट एनपीए। इसके अलावा हमने और क्या समझा था, एडवांस ग्रोथ और NII तो NIM नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी हमने सीखा था। देन एक और चीज थी जिसको हम बोलते हैं PCR, यानी कि प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। तो तकरीबन हमने ये चीजों को डिस्कस किया था। तो अभी आपको ये क्लैरिटी आ गई होगी कि क्या बढ़ने क्या घटने से बैंक को प्रॉफिट लॉस होता है। तो बैंक का मान लेते हैं जो कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी है वो 6% है अभी, ठीक है। तो ये बढ़ेगा तो बैंक के लिए अच्छा है कि घटेगा, कमेंट बताइए। ये कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी जितना कम हो उतना बैंक के लिए अच्छा, ठीक है। वहीं कासा, जितना ज्यादा लोग पैसा अपना करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में रखें उतना बैंक के लिए अच्छा होगा। जितना ज्यादा रहे कासा मजबूत बड़ा, उतना ज्यादा बैंक के पास पैसा होगा जिसमें उनको कम इंटरेस्ट वापस करना पड़ेगा डिपॉजिटर्स को। देन नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यानी कि जो ब्याज पैसा कमा रहे हैं, इंटरेस्ट मार्जिन कमा रही है बैंक, वो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। इसीलिए NII जितना ज्यादा हो उतना अच्छा।
ग्रॉस एनपीए, क्योंकि अगर वो 90 दिन तक ऐसे पैसा नहीं आया तो अब उनको प्रोविजन रखने पड़ रहे हैं, यानी कि वो जो पैसा नहीं आ रहा वो तो अलग, साथ में उसके बदले में जो प्रोविजन रखे जा रहे हैं उसको उन पैसे को वो लेंड नहीं कर सकते, उसमें भी घाटा। इसीलिए जितना ज्यादा ग्रॉस एनपीए कम उतना ज्यादा बैंक के लिए अच्छा, वहीं एनपीए कम, जितना कम हो बैंक के लिए उतना अच्छा। एडवांस ग्रोथ, जितना ज्यादा पैसा वो लोग दे पाए, जितने ज्यादा रिटर्न्स के लिए बैंक जितना ज्यादा लोन दे पाए उतना अच्छा हमारे बैंक के लिए। देन एनआईएम यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। तो अब लास्ट है पीसीआर यानी कि प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। तो इसको थोड़ा सा समझिए कि बैंक, आप एक बैंक हैं और आप जो है या फिर इन्वेस्टर हैं और आप किसी का बिजनेस है बैंकिंग का और आप उसमें पैसा लगाना चाहते हैं, तो वो डिफॉल्ट ना कर जाए बैंक। सबसे पहला इंपॉर्टेंट दिमाग में आपका पॉइंट यही रहेगा कि डिफॉल्ट करके भाग ना जाए, एकदम से खराब, एकदम दिवालिया घोषित ना हो जाए, ठीक है। इसलिए जितना ज्यादा डिफॉल्ट मान लीजिए हो रहा है और उसके लिए जितना ज्यादा प्रोविजंस रखे जा रहे हैं वो अच्छा ही है आपके लिए। क्यों? क्योंकि वो पैसा आप लेंड तो नहीं कर पाओगे पर कम से कम वो पैसा आपका सुरक्षित रहेगा, और वो पैसा जो है डिफॉल्ट के रूप में नहीं जाएगा, बैंक सुरक्षित रहेगा, कम से कम पैसा उसके पास अगर रहेगा तो वो फिर कमा लेगा। लेकिन इसलिए पीसीआर जितना ज्यादा हो, मतलब जितना ज्यादा 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 हुआ तो वो पैसा सेफ है, एक तरीके से प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो में जो पैसा जाता है वो सेफ है, तो इसलिए ये ज्यादा हो तो अच्छा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो बैंकिंग सेक्टर में देखी जाती हैं। जब आप उनके डॉक्यूमेंट्स देखते हैं तब आपके लिए वो जानना कि वो क्या लिखा हुआ है उसको इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए ये वीडियो बना दी जाए। कैसे लगे दोस्तों? आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और भी जो इससे जुड़ी चीजें हैं जो मैंने यहाँ मिस की है वो हो सकता है कि मैं आपको अगली वीडियो में कहीं दिखाऊं, इसीलिए शो करूं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। तो आप चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।